नमस्कार दोस्तों, मैं ओम पांडे। इस मंत्राज स्टडी सर्किल की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे भारतीय शासन व्यवस्था, जो करंट में अभी चर्चा में रही। हाल फिलहाल में जनवरी 2021 से मार्च 2022 तक की घटनाएं जो चर्चा में रही हैं, उनके बारे में हम जो है बात करेंगे। ये इसमें जो है हमारा जो आज पढ़ेंगे वो मुख्य बिंदु है। मौलिक कर्तव्यों को लागू करना, हिजाब और धर्म की स्वतंत्रता, सार्वजनिक व्यवस्था, विरोध का अधिकार, सरकारी सहायता मौलिक अधिकार नहीं, निवास और आवास संचरण का अधिकार, निवारक निरोध पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, समान नागरिक संहिता, निजता का अधिकार, भूल जाने का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार बनाम गरिमा का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता, लोक अदालत, धर्मांतरण विरोधी विधेयक का मसौदा हरियाणा सरकार का, राज्यपाल की भूमिका और शक्ति, विश्वविद्यालयों में राज्यपाल की भूमिका, मुख्यमंत्री, संघ या केंद्र सरकार, असम मेघालय सीमा विवाद, कृष्णा जल विवाद, पुदुचेरी द्वारा राज्यों के दर्जे की मांग, बेलागवी सीमा विवाद, लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग, विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा, EILP प्लेटफॉर्म मणिपुर का, विधान परिषद, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, निजी सदस्य विधेयक, विशेषाधिकार प्रस्ताव, डिप्टी स्पीकर का चुनाव, दल बदल कानून, संसदीय सत्र, मंत्रिपरिषद, भारत का महान्यायवादी, CBI निदेशक की नियुक्ति, अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुदान की अनुपूरक मांग, विनियोग विधेयक, न्यायतंत्र, आभासी न्यायालय, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली, विधायकों का निलंबन, भारत में न्यायालयों की भाषा, SC/ST एक्ट, सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना, केंद्रीय सूचना आयोग, न्यायिक समीक्षा, मिसलेनियस, शीतकालीन सत्र 2021, पहला ऑडिट दिवस, कैग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, चुनाव चिन्ह, मत की गोपनीयता, लोकपाल के लिए जांच के निदेशक, चुनावी ट्रस्ट योजना 2013 और मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये हमारे अध्ययन के मुख्य बिंदु होंगे। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय शासन व्यवस्था में पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है मौलिक कर्तव्यों को लागू करना। ये चर्चा में क्यों रहा? हाल में ही सर्वोच्च न्यायालय ने व्यापक अच्छी तरह से परिभाषित कानून के माध्यम से देशभक्ति और राष्ट्र की एकता सहित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए एक याचिका का जवाब देने हेतु राज्यों को नोटिस जारी किया। क्या है? मौलिक कर्तव्यों को संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4A के तहत निर्दिष्ट किया गया है। ये देश के आदर्शों को बनाए रखने और इसमें विकास में योगदान का प्रयास करते हैं। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनके संबंध में एक याचिका दायर की गई है, उसको हम लोग देखते हैं। क्या है मौलिक कर्तव्य? मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया था। रूस जो है तत्कालीन सोवियत संघ था। जब ये लिया गया था उस समय इसका नाम सोवियत संघ था। इन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो था शिक्षा का अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तरह मौलिक कर्तव्य भी गैर न्यायिक प्रकृति के हैं। ये न्यायिक प्रकृति के नहीं हैं। इनके उल्लंघन पर किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता, न्यायालय में याचिका नहीं दी जा सकती। इनकी सूची जो मौलिक कर्तव्य हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान आदि का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें।
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। नेक्स्ट है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत आते वन, झील, नदी और वन्यजीव, इनकी रक्षा करें और संवर्धन करें। प्राणी मात्र के लिए दयाभाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। राष्ट्र की प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू लें। और जो 2002 में शामिल किया गया 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों का महत्व क्या है दोस्तों, ये देखते हैं हम। अधिकार और कर्तव्य परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मौलिक कर्तव्य देश के नागरिकों के लिए एक प्रकार से सचेतक का कार्य करते हैं। यद्यपि संविधान में विशेष रूप से कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, इसके लिए नागरिकों को लोकतांत्रिक आचरण और लोकतांत्रिक व्यवहार के बुनियादी मानदंडों को पालन करने की आवश्यकता है। जो राष्ट्र का अपमान करते हैं उन लोगों की असामाजिक गतिविधियों जैसे झंडा जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना या सार्वजनिक शांति भंग करना आदि के खिलाफ ये कर्तव्य एक चेतावनी के रूप में काम करते हैं। ये अनुशासन राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देते हैं। ये केवल दर्शकों के बजाय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से राष्ट्रीय लक्ष्यों को साकार करने में मदद करते हैं। ये कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने में न्यायालय की सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो विधायकों द्वारा पारित कोई भी कानून जब कानून की संवैधानिक वैधता के लिए न्यायालय में ले जाया जाता है और यदि वह किसी मौलिक कर्तव्य को बढ़ावा दे रहा है तो ऐसे कानून को उचित माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों को कानूनी रूप से लागू करने की आवश्यकता। मौलिक कर्तव्यों को कानूनी रूप से लागू करने की आवश्यकता। तो मैं प्राचीन काल में जाता हूँ, इतिहास में हमारे भारतीय समाज में शास्त्रों के अनुसार कर्तव्य पर बल दिया जाता रहा है और ये कर्तव्य जो थे विशेष रूप से हमारे गुरुजनों और माता पिता के लिए थे। गीता और रामायण इसमें भी कर्तव्य पालन का आदेश दिया गया है। सोवियत संघ के संविधान में अधिकारों और कर्तव्यों का स्तर समान रखा गया था। कम से कम कुछ मौलिक कर्तव्यों को कानूनी रूप से लागू करने की तत्काल आवश्यकता थी, जैसे भारत में संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, भारत की रक्षा, राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार करना तथा भारत की एकता को बनाए रखने के लिए देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने संबंधी मौलिक कर्तव्य। चीन के एक महाशक्ति के रूप में उभरने के बाद ये मौलिक कर्तव्य और भी महत्वपूर्ण हो गए। इसमें जो है एक समिति बनाई गई, बर्मा समिति 1999 में। उसने कानूनी प्रावधानों का समर्थन किया और कुछ प्रस्तावित प्रावधान जो हैं, जैसे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, इसके तहत कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज, भारत के संविधान, राष्ट्रगान का अपमान नहीं कर सकता। फिर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, इसमें क्या है, जाति और धर्म से संबंधित किसी प्रकार के अपराध के मामले में ये दंड का प्रावधान करता है। इस याचिका में कहा गया है कि मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, जिसमें कानून के समक्ष समानता का अधिकार है, या अनुच्छेद 19 जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 21 जिसमें जीवन का अधिकार है, इनके तहत जो मौलिक अधिकार हैं, इन जो गारंटी देते हैं उस पर सीधा असर पड़ता है। उदाहरण के लिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में प्रदर्शनकारियों द्वारा विरोध की नई अवैध प्रवृत्ति के कारण मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की आवश्यकता को महसूस किया जा सकता है। अब उच्च न्यायालय ने क्या किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है। तो रंगनाथ मिश्रा का निर्णय 2003 में सर्वोच्च न्यायालय इसमें कहा था
कि मौलिक कर्तव्यों को न केवल कानूनी प्रतिबंध से बल्कि सामाजिक प्रतिबंधों द्वारा भी लागू किया जाना चाहिए। मतलब कानूनी प्रतिबंध तो होंगे ही, इस पर सामाजिक प्रतिबंध भी होना चाहिए। एम्स छात्र संघ बनाम एम्स मामले में छात्र संघ बनाम एम्स मामले 2001 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना है कि मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों की तरह समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। हालांकि मौलिक कर्तव्यों और मौलिक अधिकारों की तरह लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें भाग 4A में कर्तव्यों के रूप में नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट खबर है हिजाब के बारे में। तो दोस्तों, इसमें हमने जो सीखा है मौलिक कर्तव्यों के बारे में हमने कहाँ से लिए हैं, तो ये लिए हैं सोवियत संघ के संविधान से, यानी रूस के संविधान से। पहले कितने थे, यानी 10 मूल मौलिक कर्तव्य थे, फिर 11वां जोड़ा गया 2002 में, और इसमें वर्तमान में जो चर्चा में आया है वो किस लिए चर्चा में आया, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। नेक्स्ट खबर है इसमें हिजाब और धर्म की स्वतंत्रता। ये भी बहुत ही चर्चित विषय रहा हिजाब का, और शायद आप लोग जानते भी होंगे इसके बारे में। हाल ही में कर्नाटक के उडुपी जिले के एक कॉलेज में कुछ मुस्लिम महिलाओं द्वारा सार्वजनिक रूप से हिजाब, एक वस्त्र होता है पहनने वाला, वो पहन करके कुछ छात्राएं कॉलेज में प्रवेश करती हैं और कॉलेज उन पर प्रतिबंध लगा देता है। और इसके बाद अभी तो ये खबर नहीं है, लेकिन फिर ये धर्म का मुद्दा बन जाता है कि हिजाब हमारा धार्मिक वस्त्र है, हम इसको पहनते हैं, हमारा संवैधानिक अधिकार भी है, तो इस पर रोक क्यों, ये हमारा जो है एक मुद्दा बनता है। ये मुद्दा धर्म की स्वतंत्रता पर कानूनी सवाल उठाता है। क्या हिजाब पहनने का अधिकार संवैधानिक रूप से संरक्षित है? संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की बात कही गई है अनुच्छेद 25(1) के तहत। इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, इसकी गारंटी देता है हमारा अनुच्छेद 25(1). यह अधिकार स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा की गारंटी देता है, अर्थात यह राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि इस स्वतंत्रता का प्रयोग करने में कोई हस्तक्षेप या बाधा उत्पन्न न हो। हालांकि सभी मौलिक अधिकारों की तरह राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और अन्य राज्य हितों के आधार पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसके अर्थ क्या हुए? अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये जो अंतःकरण की स्वतंत्रता है, अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। धर्म को मानने का अधिकार, अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक और बिना भय की घोषणा करने का अधिकार है। आचरण का अधिकार, धार्मिक पूजा, अनुष्ठान, समारोह और विश्वास तथा विचारों का प्रदर्शन करने का अधिकार है। प्रचार करने का अधिकार, किसी के धार्मिक विश्वासों को दूसरे तक पहुंचाना या प्रसारित करना या किसी धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या करना, ये इस अनुच्छेद के तहत है। तो आवश्यक धार्मिक आचरण का परीक्षण करते हैं, चलो देखते हैं क्या है। वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित करने के लिए एक व्यावहारिक परीक्षण प्रक्रिया विकसित की है कि कौन सी धार्मिक प्रथाओं को संवैधानिक रूप से संरक्षित किया जा सकता है और किनको संरक्षित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए वर्ष 1954 में 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने सिरूर मठ मामले में कहा था कि धर्म शब्द एक धर्म के तहत अभिन्न सभी अनुष्ठानों और प्रथाओं को कवर करेगा। अभिन्न क्या है? अभिन्न मतलब भिन्न ना किया जा सके। ये निर्धारित करने के लिए किए जाने वाले परीक्षण को आवश्यक धार्मिक प्रथा परीक्षण कहा जाता है। प्रायः कानूनी विशेषज्ञों द्वारा धार्मिक प्रथाओं के न्यायिक निर्धारण के संबंध में इस परीक्षण की आलोचना की जाती है, क्योंकि यह न्यायालय को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित करता है। विशेषज्ञों का मत है कि न्यायालय का कार्य सार्वजनिक व्यवस्था हेतु धार्मिक प्रथाओं को प्रतिबंधित करने तक सीमित होना चाहिए और न्यायालय को किसी धर्म विशेष के लिए आवश्यक प्रथाओं का निर्धारण नहीं करना चाहिए। इस मामले में फिर क्या होता है, 2004 में एक फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें आनंद मार्ग संप्रदाय को सार्वजनिक सड़कों पर तांडव नृत्य करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं था। ये आनंद मार्ग संप्रदाय है, ये सड़कों पर तांडव नृत्य करते हैं, तो कहा ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि ये संप्रदाय को एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। यद्यपि इन मुद्दों को बड़े पैमाने पर समुदाय आधारित माना जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी इस परीक्षण को लागू किया है।
2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय वायुसेना के एक मुस्लिम एयरमैन को दाढ़ी रखने पर सेवा मुक्त करने के निर्णय को सही ठहराया था। 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय वायुसेना के एक मुस्लिम एयरमैन जो था, उस दाढ़ी रखता था, इसके कारण उसको सेवा मुक्त करने को सही ठहराया था। सशस्त्र बल विनियमन जो है 1964, इसमें कर्मियों के लिए बाल बढ़ाने को प्रतिबंधित किया गया है। उन कर्मियों को छोड़कर जिनका धर्म बाल काटने या शेव करने पर रोक लगाता है। न्यायालय ने अनिवार्य रूप से माना कि दाढ़ी रखना इस्लामी प्रथाओं का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसलिए कर दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं सार्वजनिक व्यवस्था क्या है। सार्वजनिक व्यवस्था आमतौर पर ऐसी व्यवस्था है जो सार्वजनिक शांति और सुरक्षा के समान माना जाता है। सार्वजनिक व्यवस्था 3 आधारों में से एक है जिस पर राज्य धर्म की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का समान अधिकार देता है, बशर्ते ये अधिकार सार्वजनिक व्यवस्थाओं, नैतिकता, स्वास्थ्य एवं मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अनुरूप हों। सार्वजनिक व्यवस्था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अन्य मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाले आधारों में से एक है। संविधान की 13वीं अनुसूची में राज्य सूची के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था के पहलुओं पर कानून बनाने की शक्ति राज्यों में निहित है। न्यायालय द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था की व्याख्या, इसके संबंध में न्यायालयों द्वारा जो व्याख्या की गई है वो देखते हैं। कहा है सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनका निर्धारण राज्य द्वारा किया जाता है। न्यायालय ने मोटे तौर पर इसकी व्याख्या कुछ साधनों के रूप में की है। किसी समुदाय को प्रभावित करते हैं, न कि कुछ व्यक्तियों को, मतलब ऐसे साधन जो किसी समुदाय को प्रभावित करते हैं, न कि कुछ व्यक्तियों को। राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य 1965 में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सार्वजनिक व्यवस्था के मामले में की गई एक विशेष कार्रवाई से समुदाय या जनता को व्यापक रूप से प्रभावित होना पड़ता है। कानून का उल्लंघन जो भी आदेश होते हैं, आदेश को प्रभावित करता है, लेकिन इससे पहले किसी सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कहा जाए, बड़े पैमाने पर समुदाय या जनता को प्रभावित होना चाहिए। इसके लिए जो है तीसरा संकेंद्रित वृत्तों की कल्पना करनी होगी, जिसमें सबसे बड़ा वृत्त कानून और व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा सार्वजनिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है और सबसे छोटा वृत्त राज्य की सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। हिजाब पर प्रतिबंध और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच में क्या संबंध है? तो कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983, इसके तहत 5 फरवरी को जारी सरकारी आदेश के अनुसार एकता और राष्ट्रीय अखंडता के साथ साथ सार्वजनिक व्यवस्था भी शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों को हिजाब, हेड स्कार्फ पहनने की अनुमति नहीं देने के कारणों में से एक है। दोस्तों, ये हम समझ लिए हैं कि सार्वजनिक व्यवस्था क्या है, इसमें किस तरह से ये हिजाब का मुद्दा है, और नेक्स्ट है विरोध का अधिकार। लेकिन हम आज इसको यहीं पर विराम देते हैं और आगे कल कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।